We are going to start with the first chapter of class 11 chemistry, some basic concepts of chemistry. Okay, so रॉल्ड हफमैन ने कहा है कि केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स की साइंस है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन की साइंस है, 100 एलिमेंट्स की साइंस होने से कहीं ज़्यादा ये इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की साइंस है जो कि उन 100 एलिमेंट्स से बनाए जा सकते हैं। साइंस को एक कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट हम समझ सकते हैं, नॉलेज को सिस्टमेटाइज करने का, डिस्क्राइब करने के लिए और समझने के लिए नेचर को। हमने पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं नेचर में और किस तरीके से डेली लाइफ में उनमें चेंजेस आते हैं, किस तरीके से दूध से दही बनता है, विनेगर बनता है शुगर केन जूस से जब आप उसको लंबे समय तक रखते हैं, आयरन कैसे रस्ट होती है, जंग कैसे लगती है लोहे पर, और कुछ एग्जाम्पल चेंजेस के जो कि हम बहुत ज़्यादा अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो आसानी के लिए साइंस को सब डिवाइड किया गया है, साइंस को बांटा गया है अलग अलग डिसिप्लिन्स में, लाइक केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी एट्सेट्रा। तो साइंस की वो ब्रांच जो कि प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और रिएक्शन की बात करेगी मटेरियल सब्सटेंसेस के, उसको हम कहेंगे केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री बेसिकली वो ब्रांच है साइंस की जहाँ पर कोई चीज़ कैसे बनी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो ट्रांसफॉर्म कैसे हो रही है, वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन कैसे हो रही है। जब हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो वो हो जाएगी केमिस्ट्री। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की, यानी केमिस्ट्री डेवलप कैसे हुई। सो केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। यानी जैसे कि आज हम समझते हैं कि केमिस्ट्री एक बहुत पुराना डिसिप्लिन है, तो ऐसा नहीं है। Chemistry was not studied for its own sake, rather it came up as a result of search for two interesting things. ये पहला है फिलोसफर स्टोन, पारस जिसको हम कहते हैं, और दूसरा है एलिक्सियर ऑफ लाइफ। तो केमिस्ट्री जो है वो खुद सच ऐसा नहीं था कि लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जैसे हम आज केमिस्ट्री पढ़ते हैं फॉर अ रीज़न ऑफ नोइंग अबाउट थिंग्स। बट उस टाइम पे केमिस्ट्री दो दूसरे इंटरेस्टिंग रीजंस की वजह से पढ़ी जा रही थी, या फिर अपने आप केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन होता चला जा रहा था दो दूसरे रीजंस की वजह से। एक है फिलोसफर्स स्टोन जिसको पारस कहते हैं। पारस जो है वो जितने भी बेसर मेटल्स हैं, आयरन और कॉपर, उनको गोल्ड में कन्वर्ट करने की पावर रखता है। और दूसरा है एलिक्सियर ऑफ लाइफ। एलिक्सियर ऑफ लाइफ जो है, जिसको आप एक तरीके से अमृत कह सकते हैं, यानी जो कि आपको इमॉर्टैलिटी ग्रांट करेगा, आप मरेंगे नहीं इसे पीने के बाद। तो एंशियंट इंडिया में लोग जो हैं उनको ये नॉलेज थी साइंटिफिक चीज़ें कैसे होती हैं। मॉडर्न साइंस के आने से पहले ही वो लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे थे ऑलरेडी। तो उन्होंने उस नॉलेज को अलग अलग जगहों पे लगाया, ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पे उन्होंने यूज़ किया। केमिस्ट्री डेवलप करती है मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी और आयोटोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 to 1600 CE। मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो 18th सेंचुरी यूरोप में शेप लेती है। उसके कुछ अल्केमिकल ट्रेडिशंस के कुछ साल बाद, जो कि यूरोप में ही इंट्रोड्यूस हुए थे लेकिन अरब्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। दूसरे कल्चर्स स्पेशली, जैसे कि अगर हम चाइनीज़ कल्चर की बात करें या इंडियन कल्चर की बात करें, तो उनके खुद के एल्केमिकल ट्रेडिशन थे। इनमें बहुत सारी नॉलेज है अबाउट केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक। एशियंट इंडिया में केमिस्ट्री को कहा जाता था रसायन शास्त्र या रसतंत्र या रसक्रिया या रस विद्या। इसमें मेटलर्जी आती है, मेडिसिन आती है, कॉस्मेटिक्स का मैन्युफैक्चरिंग आती है, ग्लास, डाइज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो सिस्टमैटिक एक्सकवेशन जब मोहनजोदारो में, सिंध में और हड़प्पा में, पंजाब में हुए, तो उससे ये प्रूफ हुई कि केमिस्ट्री की डेवलपमेंट की जो स्टोरी है इंडिया में वो काफ़ी पुरानी है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से हमें पता चलता है कि बेक्ड ब्रिक्स यूज़ होती थी इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, जिससे हमें पता चलता है कि पॉटरी का मास प्रोडक्शन हो रहा है। इन साइट से हमें पता चलता है, जिससे
अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेसेस से हम उसे जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि किसी तरीके से मटेरियल को मिक्स किया जा रहा होगा, उसे शेप दिया जा रहा होगा, उसको मोल्ड किया जा रहा होगा, उसको हीट अप्लाई की जा रही होगी, उसको सब्जेक्ट किया जा रहा होगा हीट से, और डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ को अचीव करने के लिए फायर भी यूज़ की जा रही होगी। जैसे कि हमें ग्लेज पॉटरी के रिमेन्स मिलते हैं मोहनजोदारो में। जिप्सम सीमेंट जो है वो यूज़ किया जा रहा था कंस्ट्रक्शन वर्क में, जिसमें लाइम होता था, सैंड होती थी, और CaCO3 यानी कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसके कुछ ट्रेसेस हमें मिले हैं, यानी चूने के ट्रेसेस मिले हैं। आगे बढ़ते हैं तो हड़प्पन्स जो हैं वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे। वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मेल्ट करते थे मेटल्स से, जैसे कि लेड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, और हार्डनेस कॉपर की इम्प्रूव करते थे। वो आर्टिफैक्ट्स बनाते थे उससे, उसमें टिन और आर्सेनिक मिला करके। बहुत सारे ग्लास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें मस्की में मिलते हैं, जो कि साउथ इंडिया में है। 1000 to 900 के बीच, मस्की में मिलते हैं जो कि साउथ इंडिया में है, 1000 to 900 BC, और हस्तिनापुर और तक्षशिला में मिलते हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में है, 1000 to 200 BC। और ग्लास और ग्लेज जो है वो उनको कलरिंग एजेंट्स डाल करके उनको कलर किया जाता था, जैसे कि मेटल ऑक्साइड्स। कॉपर मेटलर्जी की बात करें तो इंडिया में कॉपर मेटलर्जी जो है वो कैलकोलिथिक कल्चर की शुरुआत के टाइम से ही चल रही है। बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो कि इस व्यू को सपोर्ट करते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के लिए और आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए जो टेक्निक्स हैं वो इंडिजिनसली, यानी कि हम कह सकते हैं वर ऑलरेडी डेवलप्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऋग्वेद के अनुसार लेदर को टैन करने का जो प्रोसेस है या कॉटन को डाई करने का जो प्रोसेस है वो 1000 से 400 BC के बीच में ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रहा था इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो गोल्डन ग्लॉस है ब्लैक पॉलिश वेयर का नॉर्दर्न इंडिया के उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। वो भी अभी तक एक केमिकल मिस्ट्री बना हुआ है, केमिकल ऐसे मतलब हमें पता नहीं चल पाया है कि उसको कैसे किया जाता होगा। ये सब जो चीज़ें हैं, पॉटरी है, इससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर के साथ अगर हम मतलब टेम्परेचर को हैंडल करने की कला को मास्टर कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम बना सकते हैं ऐसे वेयर्स, ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो डिस्क्राइब करता है सॉल्ट के प्रोडक्शन को फ्रॉम सी। बहुत सारे स्टेटमेंट्स और मटेरियल हैं जो कि एंशिएंट वैदिक लिटरेचर में डिस्क्राइब किए गए हैं, जिनको ये दिखाया जा सकता है कि वो मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स के साथ मेल खाते हैं, मिलते हैं उससे। कॉपर यूटेंसिल्स, तांबे के बर्तन, लोहा, सोना, चांदी के जेवरात, टेराकोटा यानी बेक्ड क्ले की डिस्क, पेंटेड ग्रे पॉटरी, ये सब जो है ये हमें बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में मिलती है इंडिया में। अच्छा, एक चीज़ और, सुश्रुत संहिता जो है वो एक्सप्लेन करती है अल्कलीज़ की इम्पोर्टेंस को। जो चारक संहिता है वो एंशिएंट इंडियंस को मेंशन करती है, जो कि ये जानते थे कि किस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड को, और कॉपर के ऑक्साइड्स को, टिन और जिंक के ऑक्साइड्स को, और कॉपर के सल्फेट्स को, और जिंक और आयरन के सल्फेट्स को, और कार्बोनेट्स, लेड और आयरन के प्रिपेयर करने हैं, जिनको ये सब पता था। तो चारक संहिता में हमें उस चीज़ का जिक्र मिलता है। आगे बढ़ते हैं, रस उपनिषद जो है वो डिस्क्राइब करती है प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर, यानी बारूद कैसे बनाना है। तो बारूद के बनाने की जो विधि है वो हमें रस उपनिषद में देखने को मिलती है। तमिल टेक्स्ट में हमें
फायरवर्क्स के प्रिपरेशन की भी जानकारी मिलती है कि सल्फ़र, चारकोल, सॉल्ट पेटर को मिला करके, पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्ट पेटर जिसे हम कहते हैं, मरकरी, कैम्फर, इन सब को मिला करके किस तरीके से पटाखे बनाने हैं, ठीक है, फायरवर्क तैयार करना है। ये सब हमें जानकारी मिलती है फ्रॉम द तमिल टेक्स्ट एंड रस उपनिषद। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिस्ट रहे हैं, काफ़ी ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट रहे हैं। ये एक रेप्यूटेड केमिस्ट थे, अल्केमिस्ट थे और एक मेटलर्जिस्ट थे। इनका जो वर्क है वो है रस रत्नाकर, जिसके अंदर मरकरी कंपाउंड्स के फॉर्मुलेशन की बात की गई है। इन्होंने डिस्कस किए मेथड्स कि किस तरीके से आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर। एक बुक है जिसका नाम है सरनावम, जो कि 800 सी के टाइम पे अपेयर करती है, 800 AD के टाइम पे अपेयर करती है। और इसमें किस तरीके से आपको अलग अलग फर्नेस को यूज़ करना है, फर्नेस को, ओवन को, क्रूकबल्स को यूज़ करना है अलग अलग पर्पसेस के लिए, वो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सरनवम ओके। और किस तरीके से आप मेटल्स को फ्लेम कलर, उनके फ्लेम के कलर से पहचान सकते हो, ठीक है, यानी किस तरीके का कलर आ रहा है उनकी लॉ में, उससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा मेटल है। आगे बढ़ते हैं। चक्रपनी ने मरकरी सल्फाइड को डिस्कवर किया। सोप को इन्वेंट करने का जो क्रेडिट है वो भी चक्रपनी को जाता है। इन्होंने मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल और कुछ अल्कलीज को यूज़ किया इंग्रेडिएंट के तौर पे और सोप बनाया। सरसों का तेल और कुछ अल्कलीज को यूज़ करके इन्होंने साबुन बनाया। इंडियंस ने सोप बनाना शुरू किया 18th सेंचुरी CE में। इरांडा का जो ऑयल है और महुआ प्लांट के जो सीड्स हैं और कैल्शियम कार्बोनेट, इसको यूज़ किया गया सोप बनाने के लिए इन द 18th सेंचुरी, ठीक है। इरांडा का ऑयल, महुआ के बीज और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। अच्छा, जो पेंटिंग्स हैं जो कि हमें अजंता की वॉल्स पर मिलती हैं, एलोरा की वॉल्स पर मिलती हैं, जो कि फ्रेश दिखाई दे रही हैं, इवन आफ्टर एजेस हमें वो फ्रेश दिखाई देती हैं। तो वो ये टेस्टिफाई करती हैं कि साइंस का लेवल या साइंटिफिक अचीवमेंट का लेवल कितना हाई था इन एंशियंट इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं। वराहमिहिर की जो बृहत संहिता है वो एक तरीके की इंसाइक्लोपीडिया है जो कि 6th सेंचुरी CE में कंपोज हुई। वो हमें बताती है अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूटेनस मटेरियल, जिसको आप दीवार पे लगा सकते हैं, छत पे लगा सकते हैं, है ना, घरों की छत पे लगा सकते हैं, टेम्पल की छत पे लगा सकते हैं, एक्सेट्रा। इसको एंटायरली एक्सट्रैक्ट से प्रिपेयर किया गया अलग अलग प्लांट्स के, फ्रूट्स के, सीड्स